नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का चैप्टर है गवर्नर और गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और हिस्ट्री आपके सिलेबस में है तो ये उस एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एग्जाम देने से पहले कम से कम पूरी की पूरी एमसीक्यू प्लेलिस्ट को आप 2 से 3 बार देखकर ही एग्जाम देने जाएं, जिससे कि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं टॉप 25 क्वेश्चंस। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दूसरा स्टेटमेंट, विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरा, विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 में, उसमें वॉरेन हेस्टिंग को एज अ अपॉइंटमेंट नियुक्त किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ था उसमें वॉरेन हेस्टिंग को अपॉइंट किया गया था एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो हमारा चार्टर एक्ट 1833 था उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक को अपॉइंट किया गया था एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, पहला गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 2 ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आपके ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड डलहौजी। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला, क्लाइव्स री अराइवल इन इंडिया। दूसरा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तीसरा, बैटल ऑफ बक्सर। या चौथा, वॉरेन हेस्टिंग बिकम इंडियाज गवर्नर। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव इवेंट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। क्लाइव का भारत में पुनः आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर बने। तो नीचे दिए गए कोड से उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम को चुनें। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन 3 के रिगार्डिंग। तो जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वो 1764 में हुआ था। क्लाइव्स का जो री अराइवल था वो 3 मई 1765 को हुआ था, और जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई थी वो 1765 में की गई थी। और वॉरेन हेस्टिंग जब इंडिया के गवर्नर जनरल बने थे वो 1774 में बने। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर इन सबको कालानुक्रम में करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तीसरा स्टेटमेंट होगा कि पहले हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद से क्या हुआ था बताइए आप लोग। उसके बाद हम लोग टिक करेंगे क्लाइव्स री अराइवल इन इंडिया, इसका मतलब तीसरे के बाद पहला। उसके बाद से क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। फिर हुआ था वॉरेन हेस्टिंग बिकम इंडियाज गवर्नर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, 1, 2, 4। अब 3, 1, 2, 4 किस में है, देखिए ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड मायो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डफरिन, या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव।
तो चौथे का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों होगा? क्योंकि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जैसा कि हमने पहले पुराने क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। जबकि चार्टर एक्ट 1833 पास हुआ था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को अपॉइंट किया गया था एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फर्मली लेड डाउन बाई वॉरेन हेस्टिंग ऑन विच द सुपर स्ट्रक्चर वॉज रेज्ड बाई कॉर्नवालिस। नागरिक प्रशासन की प्रणाली की नींव मजबूती वॉरेन हेस्टिंग द्वारा रखी गई थी, जिस पर अधिरचना कॉर्नवालिस द्वारा खड़ी की गई थी। बी, Clive was responsible for reforming the East India Company's civil and military services. क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की नागरिक और सैन्य सेवाओं में सुधार के लिए जिम्मेदार थे। तीसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिक was one of the greatest British ruler as he consolidated the British Empire in India. लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे महान ब्रिटिश शासकों में से एक थे क्योंकि उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया था। D, Lord Dalhousie added rich lemon to the British Empire on the basis of doctrine of lapse. लॉर्ड डलहौजी ने चूक के सिद्धांत के आधार पर या हड़प नीति के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि लेमिटोन जोड़े थे। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है? तो पांचवे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे महान ब्रिटिश शासकों में से एक थे क्योंकि उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया था, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 6. At the time of the establishment of Asiatic Society in Calcutta, who was the Governor General of Bengal? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, सी, लॉर्ड वेलेस्ली या डी, लॉर्ड बेंटिक। तो छठे का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में, और उसी टाइम पे जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 7. Given below are two statements, one labeled as assertion and the other as reason. Assertion A. The Asiatic Society of Bengal was established in the period of Warren Hastings and he modestly declined the offer of presidency of that learned body in favor of Sir William Jones. Reason. Warren Hastings was himself a great scholar and an ardent Orientalist who used to encourage the study of Sanskrit, Persian and Arabic. Select the correct answer from the quotes given below. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। कथन ए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उन्होंने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उस विद्वान निकाय की अध्यक्षता की पेशकश को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया था। कारण, वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक महान विद्वान और उत्साही प्राच्यविद थे जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करते थे। तो नीचे दिए कोड में से सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? जो इसमें स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो ए और आर है दोनों एक दूसरे के कथन और कारण की पुष्टि कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8. द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विद। सुरक्षा सेल की नीति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए, वॉरेन हेस्टिंग, बी, लॉर्ड डलहौजी, सी, हेनरी लॉरेंस या डी, लॉर्ड हेस्टिंग। तो आठवें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9. रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद। रिंग फेंस नीति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए, हेनरी लॉरेंस, बी, डलहौजी, सी, वॉरेन हेस्टिंग या डी, लॉर्ड क्लाइव। 9th का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10. हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश्ड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल।
निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया? आपके ऑप्शन हैं ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वॉरेन हेस्टिंग या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग। जब 1772 हुआ था वहां पर उन्होंने जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया था, जो बंगाल में चल रहा था, उसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया था इन 1772 में। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The dual system of governance in Bengal was enforced by, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए वॉरेन हेस्टिंग, बी विलियम बेंटिक, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड कर्जन या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक या अधिक। तो 11वें का आंसर क्या होगा? बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? बताइए आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो 12वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए सर जॉन शोर, बी लॉर्ड क्लाइव, सी वॉरेन हेस्टिंग या डी लॉर्ड बेंटिक। तो 13वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हु एस्टैब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड मायो, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड एटली या डी लॉर्ड कर्जन। तो 14वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोविनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज द इंडियन सिविल सर्विस? निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने भारत के प्रसंविदा सिविल सेवा का निर्माण किया, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाने लगा? आपके ऑप्शंस हैं ए वॉरेन हेस्टिंग, बी वेलेस्ली, सी कॉर्नवालिस या डी विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कॉर्नवालिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द एनफोर्समेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस वाज डन इन? लोक सेवा का प्रवर्तन कब किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए टेन्योर ऑफ बेंटिक, बी टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस या सी टेन्योर ऑफ कर्जन या डी टेन्योर ऑफ डलहौजी। तो 16वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए गाजीपुर, बी बलिया, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। तो 17वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गाजीपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, बिटवीन whom was the treaty of Bassein signed in 1802? 1802 में बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए इंग्लिश एंड बाजीराव फर्स्ट, बी इंग्लिश एंड बाजीराव सेकंड या सी फ्रेंच एंड बाजीराव फर्स्ट या डी डच एंड बाजीराव सेकंड। तो ट्रीटी ऑफ बेसेन किसके बीच में शामिल हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लिश एंड बाजीराव सेकंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली वाज? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा सरदार थे। आपके ऑप्शन हैं ए पेशवा बाजीराव सेकंड, बी रघुजी भोसले, सी दौलत राव सिंधिया या डी नन ऑफ द अबव। तो 19वें क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक गठबंधन की प्रणाली पर लागू नहीं होता?
आपके ऑप्शन से ए टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंसेस, दूसरे के खर्च पर एक बड़ी स्थायी सेना बनाए रखना, बी टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियन डेंजर, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, या सी टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करने के लिए, या डी टू स्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन स्टेट, भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो 20वें का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसमें से जो ऑप्शन सी है टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, ये प्रणाली पर लागू नहीं होता, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, सब्सिडरी अलायंस वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, सहायक संधि किसके कार्यकाल में लागू की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी सर जॉन शोर, या डी लॉर्ड ऑकलैंड। 21st का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ द सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय मूल शासक कौन था? आपके ऑप्शन से ए सिंधिया ऑफ ग्वालियर, बी निजाम ऑफ हैदराबाद, सी दुलीप सिंह ऑफ पंजाब, डी गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, या ई भोंसले ऑफ नागपुर। तो 22वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग which concluded the subsidiary alliance with Lord Wellesley and find the correct chronological order of their treaties from the code given below. हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। निम्नलिखित पर विचार करें जिसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक गठबंधन का निष्कर्ष निकाला और नीचे दिए गए कोड से उनकी संधियों का सही कालानुक्रम हमें निकालना है। पहला हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो निजाम ऑफ हैदराबाद था उसने सब्सिडरी अलायंस 1798 में एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद से मैसूर ने एक्सेप्ट किया था 1799 में, फिर तंजौर ने भी 1799 में एक्सेप्ट कर लिया था, अवध ने 1801 में किया था, पेशवा ने 1802 में कर लिया था, भोंसले ने 1803 में कर लिया था, सिंधिया ने 1804 और होल्कर्स ने 1818 में सब्सिडरी अलायंस कर लिया था। ठीक है, तो अगर हम इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं तो इसका आंसर कैसे होगा? सबसे पहले होगा हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइंड द सब्सिडरी अलायंस वाज, सहायक गठबंधन में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक। आपके ऑप्शन है ए द नवाब ऑफ अवध, बी द निजाम ऑफ हैदराबाद, सी पेशवा बाजीराव सेकंड, या डी द किंग ऑफ त्रावणकोर। तो 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए द नवाब ऑफ अवध। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सब्सिडरी अलायंस वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई, सहायक गठबंधन किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? आपके ऑप्शन है ए द निजाम ऑफ हैदराबाद, द होलकर स्टेट ऑफ इंदौर, द राजपूत स्टेट ऑफ जोधपुर, द रूलर ऑफ मैसूर। जैसा कि हमें पता है कि होलकर ने भी एट द एंड में 1818 में आकर के सब्सिडरी अलायंस हासिल कर लिया था, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना होगा तो हम इस पे बी टिक लगाएंगे कि द होलकर स्टेट ऑफ इंदौर, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है और सरकारी दस्तावेजों में बी ही इसका आंसर दिया गया था। तो आप भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो उसमें आप बी लगा के आइएगा, तो होलकर स्टेट ऑफ इंदौर। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग कर्मवीर ICS।